फंडामेंटल एनालिसिस स्टडी करते आ रहे हैं, ठीक है। और फंडामेंटल एनालिसिस में हमने समझा कि EIC एनालिसिस हम लोग करते हैं, ठीक है, जिसे हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। और ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि हम सिक्योरिटी को एनालाइज करते हैं कि ये सिक्योरिटी इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ये आइडियल सिक्योरिटी है अथवा नहीं। तो ई एनालिसिस हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ई से बनता है इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट करने का उपयुक्त टाइम क्या है, ठीक है। व्हाट इज द सूटेबल टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो कौन सा है, वो हमें इकोनॉमिक एनालिसिस बताता है। और ऑल ओवर इकोनॉमी का एनालाइज किया जाता है इसमें। किस समय किसी देश की इकोनॉमी मंदे के दौर में है या बूम पर है, तेजी की तरफ है, ठीक है, वो सारा हमने पढ़ा। किस तरह की इंफॉर्मेशन इसमें काम करती है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हम इसमें स्टडी करते हैं, जीडीपी की ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, बैंक रेट वगैरह वगैरह, इन सबको हम लास्ट टाइम स्टडी कर चुके हैं। और एनालाइज कैसे करते हैं वो भी हम समझ चुके हैं। आज हम करेंगे आई, ठीक है। आई से बनता है इंडस्ट्रियल एनालिसिस। इंडस्ट्रियल एनालिसिस, ठीक है, इंडस्ट्री एनालिसिस भी बोल सकते हैं। और सी से बनेगा कंपनी। तो पहला क्वेश्चन, कि इंडस्ट्री क्या होती है, में आपने इसको पढ़ा होगा उद्योग। तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, फाइनेंस की लैंग्वेज में उद्योग क्या होता है। देखिए आम भाषा में तो उद्योग हम ये भी बोल सकते हैं, मैंने एक उद्योग लगाया हुआ है कपड़ों का, ठीक है। मैं अपनी एक फर्म जिसका नाम ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड, मैं उसको भी कह देता हूँ ये मेरी ABC लिमिटेड मेरी इंडस्ट्री है, इट इज माई इंडस्ट्री, ठीक है। ऐसा बोल देते हैं ना, ये मेरा उद्योग है, ये मेरी इंडस्ट्री है। लेकिन जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर इंडस्ट्री या उद्योग अपने आप में बहुत वाइडर टर्म है, ठीक है। आप यूं समझ लीजिए कि आपका अगर कोई कारखाना है, कोई कंपनी है आपकी, ठीक है, और वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसको आप बोल रहे हैं, टेक्सटाइल यानी कि जो कपड़े वगैरह तैयार करती है, या शुगर बनाने वाली कोई कंपनी है, ठीक है। तो इन सबको, जैसे ABC लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, इन सबको इंडिविजुअली हम लोग बोलते हैं फर्म या कंपनी बोल देते हैं। और इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? इंडस्ट्री का मतलब ग्रुप ऑफ ऑल फर्म, ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म, उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। मतलब चीनी बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, उस सारे को, उस सारे के समूह को मैं बोलूंगा कि ये चीनी की इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर जो कंपनी है उसे हम शुगर फर्म बोलेंगे, शुगर कंपनी बोलेंगे। तो इंडस्ट्री और फर्म में ये बेसिक डिफरेंस है, ध्यान में रखना। तो अब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री का मतलब कि एक नेचर की जो कंपनीज हैं, ठीक है, उसके बारे में एनालाइज करना कि मैं किस तरह की इंडस्ट्री का सिलेक्शन करूं। ये पूरी इकोनॉमी, इस इकोनॉमी में बहुत सारी इंडस्ट्री काम कर रही है, ये इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी में कहीं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कहीं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, कहीं FMCG प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स जिनको बोलते हैं, कहीं IT सेक्टर है, कहीं बैंकिंग सेक्टर है, कहीं ऑयल एंड गैस, ठीक है, ऑयल गैस जिसको एनर्जी सेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये बहुत सारी आपको अलग अलग सेक्टर्स मिलेंगे, इंडस्ट्रीज मिलेंगी। और अब ठीक है, जैसे यहाँ मैं लिख दिया ऑटो सेक्टर। अब इन ऑटो सेक्टर के अंदर बहुत सारी आपको कंपनियां मिलेगी। उन कंपनियों का पर्टिकुलर एनालिसिस हम करेंगे नेक्स्ट, जो C एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं कंपनी एनालिसिस, वहां पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम पढ़ रहे हैं कि इन सारी इंडस्ट्रीज में से
कौन सी इंडस्ट्री में मैं जाऊं। फिर इंडस्ट्री के बाद मैं सिलेक्ट करूंगा कि फिर इसमें से कौन सी फर्म में मैं जाऊं। ठीक है, तो इंडस्ट्री एनालिसिस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इंडस्ट्री एनालिसिस का मतलब ये है कि एक इकोनॉमी, ठीक है, हमने देखा सबसे पहले कि इकोनॉमी का दौर क्या है, इकोनॉमी किस दौर में है। हमने देखा इकोनॉमी भाई बूम की तरफ, ठीक है, या हमने देखा इकोनॉमी रिसेशन की तरफ है। अब लेकिन अगर इकोनॉमी बूम की तरफ है तो इसका मतलब भी ये नहीं होता कि सारी की सारी इकोनॉमी जो फर्म है वो एक साथ उतनी ही तेजी से, सारी की सारी इंडस्ट्री में उतनी ही तेजी से बूम आ जाएगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि अगर इकोनॉमी में तेजी है तो भी सारी इंडस्ट्री में एक जैसी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। और इकोनॉमी में अगर रिसेशन है तो भी सारी इकोनॉमी में, ठीक है, एक साथ आपको रिसेशन देखने को नहीं मिलेगा। मान लो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, दवाइयां हैं, ठीक है, या नेसेसरी गुड्स हैं। अब आप बताइए कि उनमें चाहे कितनी ही मंदी आ जाए, जो दवाइयां हैं वो तो आपको खरीदनी पड़ेगी। इसी टाइम आपने देखा होगा कि कोविड टाइम के दौरान भी इसी कारण आपने देखा होगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं उन पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन होटल इंडस्ट्रीज पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, टूरिज्म सेक्टर पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, क्योंकि वो एक तरह से लग्जरी वाली चीजें थी। ठीक है, और ट्रैवलिंग वैसे भी यहाँ रिस्ट्रिक्ट की हुई थी, तो लग्जरी वाली जो चीजें हैं उनको हम छोड़ देते हैं जब हमारी इनकम पर बात आती है, जब हमें लगता है कि रोजगार अब संकट में है, इनकम हमारी पता नहीं अनसर्टेन होगी, ये मिलेगी नहीं मिलेगी, तो हम जो लग्जरियस जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में बूम या रिसेशन का एक जैसा असर सभी इंडस्ट्री पर नहीं होगा। चार तरह की इंडस्ट्री है, मान लो ए बी सी और डी। हो सकता है ए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो, बी हो सकता है थोड़ी कम सेंसिटिव हो, सी हो सकता है ऐसी हो जिस पर असर ना के बराबर ही होता हो। तो इस तरह से अलग अलग तरह की इंडस्ट्री मिलेगी। तो उस इकोनॉमी में अगर बूम है और बूम का मुझे फायदा उठाना है तो सबसे ज्यादा फायदा मुझे कहाँ मिलेगा। मान लीजिए ए वाली जो इकोनॉमी है उसमें बहुत तेजी से वो, जब इकोनॉमी में बूम आता है तो ए इंडस्ट्री सबसे ज्यादा तेजी से फलती फूलती है, तो मैं ए इकोनॉमी को सेलेक्ट करूंगा। और अगर इकोनॉमी में रिसेशन है, मंदी है, तो फिर अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं कौन सी इंडस्ट्री में जाऊंगा जहां पर इस रिसेशन का सबसे कम असर पड़ता हो, जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि जो मंदी के दौरों में आप तेल साबुन वगैरह प्रयोग करना बंद कर देंगे, आटा दाल चावल आप प्रयोग करना बंद कर देंगे, या टूथपेस्ट करना बंद कर देंगे। आई थिंक इनमें इनकी जो डिमांड है वो बनी ही रहेगी। तो तब हम क्या जाते हैं, तब हम इस ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जहां इस जो मंदी का असर कम से कम होता है, और यही इंडस्ट्री एनालिसिस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में बात करें तो अब इंडस्ट्री एनालिसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इंडस्ट्री एनालिसिस इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। आप नोट कर सकते हैं कि इंडस्ट्री एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस का वो हिस्सा है, वो पार्ट है, ठीक है, वेयर वी सेलेक्ट द सुटेबल इंडस्ट्री फॉर द इन्वेस्टमेंट, जहां हम इन्वेस्टमेंट के नजरिए से सुटेबल इंडस्ट्री कौन सी होगी, सुटेबल उद्योग कौन सा होगा, उसका सिलेक्शन करते हैं। और जब इकोनॉमी में बूम होता है तो हम ऐसी इंडस्ट्री का सिलेक्शन करना चाहेंगे जहां बहुत तेजी से, जहां उस बूम का रिएक्शन और ज्यादा होता हो, और ज्यादा तेजी से ग्रोथ होती हो। और जब रिसेशन का माहौल होता है तो हम ऐसी इंडस्ट्री को सिलेक्ट करते हैं जहां इस रिसेशन का असर कम से कम पड़ता हो, यानी कि अनिवार्यता वाली वस्तु। क्योंकि देखो ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अब यहाँ जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि रिसेशन में आप टूथपेस्ट करना बंद नहीं करेंगे, या साबुन से नहाना आप बंद नहीं करेंगे, या तेल का प्रयोग करना आप बंद नहीं करेंगे, ऐसे ही तेजी का जब टाइम होगा तो ऐसा नहीं कि टूथपेस्ट आप 4 बार या 6 बार करना शुरू कर देंगे, या साबुन का प्रयोग आप 4 गुना करना शुरू कर देंगे, या ऑयल का प्रयोग आप 6 गुना करना शुरू कर देंगे। ऐसा तो नहीं है ना, तो इसलिए इन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो एक उचित इंडस्ट्री का सिलेक्शन करना ही इंडस्ट्री एनालिसिस है, कि इन्वेस्टमेंट के नजरिए से कौन सी इंडस्ट्री सबसे अच्छी रहेगी मेरे लिए, उसी का नाम है इंडस्ट्री एनालिसिस या इंडस्ट्रियल एनालिसिस। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं
कि व्हाट वी इंक्लूड्स इन इंडस्ट्री एनालिसिस। ठीक है, इंडस्ट्री एनालिसिस या इंडस्ट्रियल एनालिसिस लिख लेना। ठीक है, हाउ इज इट डन, ये कैसे किया जाता है। हमने ये तो समझ लिया क्या होता है, अब अगला प्रश्न ये होता है कि कैसे किया जाता है। ठीक है, किस तरह का एनालिसिस हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनालिसिस इंक्लूडेड इन इंडस्ट्रियल एनालिसिस। ठीक है, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, व्हाट वी इंक्लूड्स इन इंडस्ट्रियल एनालिसिस। सिंपल भाषा में बात करूं, व्हाट वी इंक्लूड इन इंडस्ट्रियल एनालिसिस, एक औद्योगिक विश्लेषण में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इनको ध्यान से सुनना, नोट भी कर लेना अगर नोट कर सको तो। पहली चीज है कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री या नेचर ऑफ इंडस्ट्री। सबसे पहले हम ये एनालाइज करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री किस तरह की है, उस इंडस्ट्री का नेचर किस तरह का है, हम सबसे पहले इसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अब ये टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री किस किस तरह की हो सकती है जरा देखिए, नोट करिए इसमें किस किस तरह की इंडस्ट्री हो सकती है। एक होती है डिफेंसिव इंडस्ट्रीज, डिफेंसिव इंडस्ट्रीज। डिफेंसिव इंडस्ट्रीज क्या होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां रिसेशन का असर कम होता हो। ठीक है, देखो जैसे कि आप ऐसे समझो, आपने CAPM अप्रोच पढ़ी होगी और उसमें हम बीटा पढ़ते हैं, बीटा। ठीक है, बीटा हमने रिस्क में भी पढ़ा है। तो बीटा अगर मान लीजिए 1.5 है किसी शेयर का, तो हम ये कहते हैं कि अगर देखो ओवरऑल ग्रोथ अगर मार्केट में रिटर्न 1% से बढ़ेगा तो इस शेयर का रिटर्न 1.5 गुना बढ़ेगा, और गिरेगा तो 1.5 गुना ही गिरेगा, यानी कि 1.5 गुना ज्यादा चेंज होता है। ठीक है, और अगर किसी कंपनी का किसी शेयर का बीटा अगर आपको मान लीजिए 1.1 मिलता है तो इसका मतलब इसमें चेंज कम होता है। तो डिफेंसिव इंडस्ट्रीज वो होती है कि जब ओवरऑल इकोनॉमी में बूम आए या रिसेशन आए तो उन पर ज्यादा असर नहीं होता। ठीक है, which do not affected much with इकोनॉमिक साइकिल या ट्रेड साइकिल्स, इकोनॉमिक साइकिल्स। ठीक है, आर्थिक चक्र जो आते हैं, मंदी तेजी वगैरह, उन पर इनका ज्यादा असर नहीं होता। ऐसी इंडस्ट्री डिफेंसिव इंडस्ट्रीज होती है। रिसेशन के टाइम में ये हमारी पहली पसंद होती है, जैसे फार्मास्यूटिकल, दवाइयों का। ठीक है, FMCG मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, तेल साबुन वगैरह, जो इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं जो इस तरह की जरूरतें पूरी करती हैं। ठीक है, एटसेट्रा, ये डिफेंसिव इंडस्ट्रीज है। तो आपको देखना है कि किस तरह की सिचुएशन है इकोनॉमी में, अगर आपको तेजी नजर आ रही है तो फिर शायद यहाँ जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं लगती, फिर आप दूसरी एग्रेसिव इंडस्ट्रीज को ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मंदा नजर आता है तो फिर ये इंडस्ट्रीज आपके लिए फर्स्ट चॉइस हो सकती है। तो डिफेंसिव के साथ दूसरी इंडस्ट्रीज कहलाती साइक्लिकल इंडस्ट्रीज, साइक्लिकल इंडस्ट्रीज। साइक्लिकल इंडस्ट्रीज मतलब विच चेंज विथ इकोनॉमी। ठीक है, अफेक्ट्स विद वेरिएशन इन ओवरऑल इकोनॉमी। जब इकोनॉमी में तेजा आता है तो इनमें दिन दूनी, एक तरह से कह लीजिए रात चौगुनी तेजी आती है।
अब ये किस तरह की हो सकती है? ऑटो सेक्टर। जब इकोनॉमी में तेजी है, लोग चाहेंगे गाड़ियां लें, अच्छी गाड़ियां लें और बढ़िया लें, है ना, ऑटो सेक्टर फले फूलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा, कंस्ट्रक्शन का वर्क ज्यादा होगा, तो जो कंस्ट्रक्शन करने वाली हाउसिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें तेजी आएगी। ठीक है, इसी तरह से स्टील इंडस्ट्रीज। अब जब तेजी है इकोनॉमी में तो जाहिर सी बात है मशीनों की डिमांड बढ़ेगी। मशीनें किस चीज से बनती है? स्टील से, स्टील इंडस्ट्रीज से। तो वहां पर आपको इस तरह के जो इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा रिटर्न देंगे, है ना। तेजी में ये तो नहीं कि लोग दवाइयां ज्यादा खाने लग जाएंगे, है ना, या आटा दाल चावल ज्यादा खाने लग जाएंगे, वो तो चीजें उतनी ही चलेगी लगभग, तो उसका ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन ये बहुत तेजी से ग्रो करेगी। ठीक है, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज का सिलेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ इंडस्ट्री जो है बहुत हद तक अफेक्ट करता है कि किस तरह की जो कह लीजिए कि इंडस्ट्री का सिलेक्शन आपको करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइफ साइकिल ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, सिंपली इंडस्ट्री लाइफ साइकिल बोल सकते हैं, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। ठीक है, या लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ इंडस्ट्री बोल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपने कभी पढ़ा होगा, सभी बच्चों ने जरूर पढ़ा होगा कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पे। तो जैसे प्रोडक्ट की स्टेज होती है ऐसे ही इंडस्ट्री की भी स्टेज होती है। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज की स्टेज की मैं बात करता हूँ। ठीक है, जरा देखें, बिल्कुल करंट सा एग्जांपल लेते हैं। अभी आप ये क्लास अटेंड कर रहे होंगे स्मार्टफोन पर, ठीक है, या लैपटॉप पर कर रहे होंगे। लैपटॉप तो चलो बहुत पहले के चल रहे हैं, स्मार्टफोन लगभग कब से शुरू हुए होंगे? आप देखिए, सोचिए। ठीक है, मैं बात करता हूं कि 2002 के आसपास, अगर मुझे ध्यान है ठीक से, तो वहां जो आपके ये जो सेल फोन है, ठीक है, मोबाइल फोन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कीपैड वाले मोबाइल फोन, वो लगभग शुरू हुए थे, तेजी उनमें वहां से शुरुआत हुई थी एक तरह से। ठीक है, और उसने ग्रोथ पकड़ी थी, उसने रफ्तार पकड़ी थी। जब आपको ध्यान हो, आपने या सुना हो कि 500 रुपए वाला मोबाइल फोन आया था। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज होती थी, रिलायंस इंडिया मोबाइल, रिम जिसे बोलते थे, रिलायंस इंडिया मोबाइल। ठीक है, अभी फिलहाल वो लगभग आरकॉम के नाम से है और वो लगभग अब तो बंद होने के कगार पर है, अनिल अंबानी के पास है। जियो है, वो मुकेश अंबानी की कंपनी है। तो रिलायंस इंडिया मोबाइल ये शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसने 500 रुपए में मोबाइल फोन देना शुरू किया था। उस समय एक हेडफोन जो 4-5 हजार रुपए से कम नहीं आता था, वो फोन 500 रुपए में पोस्ट पेड रूप में, पोस्ट पेड कनेक्शन के रूप में देना शुरू किया था। तब लोगों को लगने लगा था हाँ भी मोबाइल भी कोई चीज है, और धीरे धीरे उसका सर्कुलेशन बढ़ने लगा था। वरना एक टाइम ऐसा था, मैं आपको बताऊं, कि मोबाइल फोन हाथ में होना एक न्यूज होती थी, अरे देखो उसके हाथ में तो मोबाइल फोन है। चाहे वो मोबाइल फोन कितने ही बड़े साइज का हो, चाहे डब्बे जैसा हो, लेकिन मोबाइल फोन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। 500 रुपए वाले जब ये मोबाइल फोन आया तो इसका सर्कुलेशन बढ़ा तेजी से। ठीक है, इससे पहले लोगों को पता था कि मोबाइल फोन नाम की कोई चीज होती है, कभी फिल्म वगैरह में हम लोग देखा करते थे, टीवी सीरियल में नजर आता था। ठीक है, या किसी फिल्मी गाने में आपने सुना होगा मोबाइल नंबर या पेजर नंबर, ये तो मोबाइल या पेजर भी कुछ होता है। ठीक है, तो वहां लगभग ये बिल्कुल शुरुआत थी, लगभग शुरुआती स्टेज हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद इसमें तेजी आई और उसके बाद फिर इसने एक अच्छी रफ्तार पकड़ी। एक टाइम ऐसा आ गया कि मोबाइल फोन होना अपने आप में एक बड़ी न्यूज नहीं थी, हर पॉकेट में मोबाइल फोन हो गया था। ठीक है, इवन आप यूं कहते थे एक रिक्शा वाला है या एक जो दिहाड़ी मजदूर है उसके पॉकेट में भी आपको मोबाइल फोन मिलने लग गया था। मैं कीपैड वाले फोन की बात कर रहा हूं अभी भी। फिर 2010-12, लगभग 2012 के आसपास से जी स्मार्टफोन शुरू हुए। ठीक है, और उस टाइम तक ये अपने बूम पर आ गया था। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं, आज अगर आप देखें तो आज आप देखिए कि ये जो मोबाइल फोन हैं, जो आपके जो
कीपैड वाले हैं वो कितने लोगों के हाथ में। इवन जो न्यू जनरेशन है वो तो कम से कम इसको यूज नहीं कर रही। जो यंग लोग हैं, यंग जनरेशन वाले, वो भी बहुत कम यूज कर रहे हैं। केवल आपको जो सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनके हाथों में आपको कीपैड वाला फोन मिल जाएगा और हो सकता है धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाए। तो अब ये जो आपके जो तेजी से पहुंचने के बाद अब इसकी जो इंडस्ट्रीज है उसमें गिरावट का दौर आ गया। ठीक है, आने वाले टाइम अब ये स्मार्टफोन का, स्मार्टफोन जो है वो आज अपने बिल्कुल तेजी के दौर पर है। हो सकता है स्मार्टफोन को भी रिप्लेस करने के लिए कोई चीज ऐसी आ जाए कि ये बढ़े। अब किसने सोचा था कि जो मोबाइल फोन है, जो कीपैड वाले जो फोन हैं, वो इतनी जल्दी गिरावट वाले दौर में पहुंच जाएंगे। लेकिन आज देखो ये बिल्कुल गिरावट के दौर में पहुंच गए हैं। ठीक है, और आपको इक्का दुक्का कुछ मतलब बहुत कम इनका जो प्रोडक्शन है, और जो स्मार्टफोन है वो बड़ी तेजी से आपको मिल जाएंगे। 4 या 5 हजार रुपए में जो कभी एक कीपैड वाला फोन आता था, आज आपको इजीली एक स्मार्टफोन मिल जाएगा। लेकिन एक टाइम इनका भी आ सकता है जब इनमें गिरावट का दौर शुरू हो जाए। तो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल बहुत मैटर करता है कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी में हो, लेकिन आप किसी ब्लैक एंड व्हाइट जो टीवी है वो बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करें, पहली बात तो कोई कंपनी उसको मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं रही, लेकिन फिर भी अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि वो अपने गिरावट के दौर में। ठीक है, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है उनको रिप्लेस कर दिया कलर टीवी ने, बल्कि कलर टीवी भी आपको नहीं मिलेंगे। अब तो इस कलर टीवी के बाद एलसीडी आए थे, प्लाज्मा टीवी आए, अब एलईडी का दौर है, और हो सकता है आने वाले टाइम में इस एलईडी का भी कुछ और सब्स्टिट्यूशंस आ जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री अपने लाइफ साइकिल के कौन से दौर में है वहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये जो दौर हैं, इनके जो स्टेज हैं, वो 4 स्टेज है। मैंने आपको इन जनरली डिस्कस तो कर दी, अब मैं इन चारों के नाम बता देता हूँ। पहली जो स्टेज है उसे बोलते हैं पायनियर स्टेज या पायनियरिंग स्टेज। ठीक है, आरंभ वाला, जहां इसकी शुरुआत होती है, पता चलता है। ठीक है, मुझे बड़ा सरप्राइज होता था कि जब ये कीपैड वाले फोन जब आए थे तो मेरे फादर अक्सर कहा करते थे कि देखना एक दिन ऐसा फोन आएगा कि अभी तो जो ये फोन जो है ना, इनमें इनकी आवाज सुनाई देती है, आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि जो बात करने वाला है ना उसकी फोटो भी दिखाई दिया करेगी। तो आज अब देखिए जो वीडियो कॉल जब हम करते हैं तो ये बिल्कुल लाइव हमें लगता है कि जैसे हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और इस तरह का कुछ चेंज आ जाए। ठीक है, तो शुरू में हमें ये लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, एक आइडिया और उस तरह की चीजें की शुरुआत होती है लगभग, और बाद में फिर उसमें तेजी होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेज है उसको हम बोलते हैं रैपिड ग्रोथ स्टेज, जहाँ बहुत तेजी से उसमें परिवर्तन आते हैं, तेजी आती है, रैपिड ग्रोथ स्टेज। ठीक है, ये जो समय होता है इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे बहुत बढ़िया होता है इस टाइम अगर आप इन्वेस्ट करके, लेकिन यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा होता है। पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, नया आइडिया है, चले तो चल जाए, ना चले तो फेल हो जाए। ठीक है, फिर ये रैपिड ग्रोथ स्टेज आती है। यहाँ ये इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा सबसे बढ़िया टाइम होता है। यहाँ जिसने इन्वेस्ट कर दिया वहाँ बहुत बहुत हाई ऊंचा रिटर्न आपको मिलने वाला है। यहाँ अगर कर दिया यहाँ भी बहुत ऊंचा रिटर्न मिलेगा, लेकिन यहाँ रिस्क भी है, लेकिन ये स्टेज बहुत अच्छी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। रैपिड ग्रोथ के बाद फिर वो आती है एक तरह से मैच्योरिटी या स्टेबलाइजेशन। ये वो स्टेज होती है जहां उस इंडस्ट्रीज के जो शेयर हैं वो अपने आप में लगभग टॉप पर, अपने बूम पर पहुंच गए हो। तो शेयर वैसे ऑलरेडी ओवर प्राइस हो चुके होते हैं। अगर एक फंडामेंटल एनालिसिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो वहां शेयर्स ऑलरेडी महंगे हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वहां रिटर्न की कुछ गुंजाइश आपको मिल सकती है। बहुत लंबे टाइम के लिए तो नहीं सोच सकते। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कितनी तेजी से हो रहे हैं वहाँ। अगर बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको फिर निकलने की भी सोचनी पड़ेगी। हाँ, अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो बड़े धीमे धीमे होते हैं, बहुत ज्यादा बदलाव उसमें नहीं आते, तो वहां पर आप रह सकते हैं। ठीक है, बट ये भी आपको रिटर्न दे देगा। और जो चौथी स्टेज है दैट इज डिक्लाइनिंग स्टेज। ठीक है, डिक्लाइनिंग स्टेज, ये स्टेज बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के नजरिए से। और यहाँ जो शुरुआती इन्वेस्टर्स हैं
वो भी धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट निकाल कर और किसी नई ग्रो करने वाली कंपनी की तरफ उसको शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जो दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो कह लीजिए कि पहलू है इंडस्ट्रियल एनालिसिस का, इनको मैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी बोल सकता हूँ। ठीक है, मैंने अभी आप इसमें जो हमने इस हेडिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हाट वी इंक्लूड्स इन इंडस्ट्रियल एनालिसिस, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस। इंडस्ट्रियल एनालिसिस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स कौन से हैं, उस रूप में भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या चीजें होती हैं इसमें देखने के लिए, अदर फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ये वैसे टाइप ऑफ इंडस्ट्री में आ चुका है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट कैसा है, क्या उसकी डायरेक्ट डिमांड है, ठीक है, हु आर यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट। अगर उसका यूज करने वाले जो कह लीजिए कि जो हम बोलते हैं अंतिम उपभोक्ता जिसको हम बोलते हैं रिटेलर्स हैं, हम आमजन उसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो लॉस के चांसेस, रिस्क के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अगेन वही बात आ जाती है कि जो चीजें रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाली हैं, ठीक है, उनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां जोखिम कम है। ठीक है, लेकिन अगर उनका प्रयोग इंडस्ट्री करती है, अब स्टील है, स्टील का प्रयोग कहाँ कर होता है मेनली, बर्तन तो आप कितने एक बना लेंगे, अदरवाइज स्टील का मेनली यूज होता है मशीनें वगैरह को तैयार करने में। अब वो मशीनों का जो है इस्तेमाल किया जाएगा कब, जब इंडस्ट्रीज लगेंगी। इंडस्ट्रीज कब लगेंगी, जब ज्यादा डिमांड होगी। ज्यादा डिमांड कब होगी, जब मार्केट में तेजी होगी। तो इसका मतलब इस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि किस नेचर का प्रोडक्ट आप जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां वो किस नेचर का प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है। ठीक है, कैसा प्रोडक्ट है। अच्छा, फिर वो प्रोडक्ट अगर मान लीजिए आपको लगता है कि भाई हमारे जो कह लीजिए कि सोशल नजरिए से उसको एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं माना जाता, टबैको प्रोडक्ट्स की हम बात करें, तंबाकू के उत्पाद हैं, ठीक है, उनको हम कहें चाहे वो रिटर्न बहुत अच्छा देते हैं लेकिन एक मतलब एक नेगेटिव सी इमेज उसकी रहती है टबैको कंपनी की, तो इसका भी इम्पैक्ट इस पर पड़ता है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नजरिए से अगर देखा जाए तो। और इसमें क्या हो सकता है, नेचर ऑफ कंपटीशन। नेचर ऑफ कंपटीशन की प्रतिस्पर्धा का स्तर क्या है, कंपटीशन किस लेवल का है। ठीक है, देखो दोनों ही चीजें हानिकारक है। अगर कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, लेस कंपटीशन, तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री में क्या हो जाएगा, ऐसी इंडस्ट्री अपने आप में कॉम्प्लेक्शन की स्टेज में आ जाती है। ठीक है, स्टेज ऑफ कॉम्प्लेक्शन कि आराम की मुद्रा में कि हमें अब क्या करने की जरूरत है, तो उसकी ग्रोथ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप एज ए स्टूडेंट्स अगर आप सोचिए, या हम भी एज ए टीचर अगर हम कहें, जहां जिस दिन हमें ये लग जाएगा कि हमें तो बस बहुत कुछ आ गया, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं पर ही ग्रोथ रुक जाएगी, वहीं पर ही कुछ नया सीखने की इच्छा है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो नेचर ऑफ कंपटीशन, तो मतलब ये कि एक हेल्दी कंपटीशन तो होना चाहिए। अगर बिल्कुल ही कंपटीशन नहीं है तो भी वो अच्छा ग्रोथ का साइन नहीं है। बहुत ही हाई कंपटीशन है, ठीक है, मार्केट शेयर बहुत ही छोटा रह गया है, मार्केट शेयर इस इंडस्ट्री का इतना रह गया है, बहुत कम रह गया है। ठीक है, तो वो भी बहुत एक अच्छी सूटेबल स्टेज नहीं है। हाँ, जहाँ एक हेल्दी कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन, वो एक सबसे बढ़िया मतलब कह लीजिए कि समय होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या वो इंडस्ट्री सबसे बढ़िया होती है जहाँ एक हेल्दी कंपटीशन आपको देखने को मिलता हो, ना तो बिल्कुल ही मोनोपोली या ड्यूपोली वाली सिचुएशन है, और ना ही बिल्कुल इतनी कट थ्रोट कंपटीशन हो गया कि मतलब कह लीजिए कि रिटर्न ना के बराबर मिले। ठीक है, तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप इंडस्ट्रियल एनालिसिस करें और इंडस्ट्री का सिलेक्शन करें। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी कि सरकारी नीति किस तरह की है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की, मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट कर रही है,
या मान लीजिए आपको एक और एग्जांपल अगर हम दे, स्टील इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, इसको गवर्नमेंट काफी हद तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। अगर ये प्रोटेक्शन ना मिले तो जो चाइनीज कंपनीज हैं वो एकदम पूरी तरह से एंटर कर जाएगी और ये पूरी मार्केट जो है उस पर कब्जा कर लेगी, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जो है, जो कह लीजिए कि जो दूसरे जो इम्पोर्ट किए जाते हैं, बाहर से जो स्टील आयात किया जाता है उस पर काफी हैवी ड्यूटी लगाती है, ताकि वो कम्पिटिटिव बन जाए, ताकि वो इकोनॉमिकली कम्पिटिटिव बन जाए, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी अपनाती है कि किसी प्रोडक्ट को संरक्षण देती है, किसी इंडस्ट्री को संरक्षण प्रदान करती है, ठीक है, तो वहां ग्रोथ की गुंजाइश अधिक होती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह की उसको डिस्करेज करना है, टबैको प्रोडक्ट है उसको डिस्करेज करना है, अल्कोहल वाले प्रोडक्ट है उसको डिस्करेज करना है, ठीक है, उन पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाने हैं, तो वहां पर जो है आपकी ग्रोथ के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। और एक जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर ही रहा था, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कि कितनी तेजी से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उस इंडस्ट्री में। अब मोबाइल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो देखिए, कभी जो है 2G का नाम सुनते थे और 2G ही बहुत लगता था। 2G से जब 3G आया, 3G स्पेक्ट्रम शुरू हुआ, तो लगा कि जैसे बहुत फास्ट हो गए हैं, ठीक है। और अब 3G लगभग आपको नाम चारे का मिलेगा, ठीक है। और 3G से 4G पर पहुंच गए हैं, और अब ये 4G भी बहुत जल्दी आउटडेटेड होने वाला है, बहुत जल्दी 5G की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया, 4th जनरेशन से हम 5th जनरेशन पर जा रहे हैं। इसी तरह से आप यहाँ अपने जो ऑटो सेक्टर में आप बात करें, BS4 आया था, फिर BS4 से सीधा ही BS6 पर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो बहुत तेजी से जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जहां आते हैं वहां चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। वहां क्या होता है कि हमारा जो पहले का जो स्टॉक है उसको खपाना मुश्किल हो जाता है, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए कोई कस्टमर है वो जिनके पास 3G फोन था, ठीक है, और वो कहे कि हम तो 3G ही चलाएंगे, तो उनको सर्विस देनी ही पड़ेगी अब, ठीक है। तो लेकिन ये काफी कॉस्टली हो जाता है फिर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के लिए। तो कहने का मतलब हुआ कि जहां टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ज्यादा तेजी से हो रहे हैं वहां आपको उसके अकॉर्डिंगली बदलना पड़ेगा। अब मान लीजिए वो कोई टेलीकॉम कंपनी, कस्टमर तो चलो कह सकता है मैं 3G ही चलाऊंगा, लेकिन कंपनी कहे कि हम तो 3G ही देंगे, तो पिछड़ जाएंगे। दूसरी कंपनियां 4G देना शुरू कर देगी। अब ये 4G वाली कंपनी जो अभी लगभग सभी कंपनी 4G सर्विसेज दे रही है, ठीक है, अब इनमें से कोई कंपनी कहे भी हम तो 4G ही प्रोवाइड करेंगे, तो जब 5G आएगा तो वो पिछड़ जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अपग्रेड करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप किस तरह की इंडस्ट्रीज का सिलेक्शन कर रहे हो और उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कितनी तेजी से होते हैं। बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे तो बहुत जल्दी वो चीजें आउटडेटेड की कैटेगरी में आ जाएगी और वहां पर फिर रिटर्न की गुंजाइश कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस लेकिन दोनों ही बातें हैं, जहां तेजी से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वहां रिटर्न भी फिर तेजी से मिलता है। जब आप एक बार तेजी से बढ़ेंगे, आप देखिए जब 4G आया तो जितने भी लोग सेलफोन यूजर्स थे सब 3G यूज करने वाले थे, ठीक है। अब जब 4G सर्विस लेनी है तो 4G सपोर्ट वाला फोन लेना था, तो सबने क्या किया, 3G वाले जो फोन थे वो रिप्लेस करके 4G में चले गए। तो एक तरह से नए फोन, सेलफोन्स की डिमांड बढ़ गई। और कभी अब ये जो आपके हाथ में फोन है ये 4G सपोर्ट कर रहा है, 5G तो सपोर्ट नहीं करता। जब कभी 5G आएगा तो आपका ये हैंडसेट से कितना ही अच्छा हो, ठीक है, अगर आपको 5G का फायदा उठाना है तो आपको अपना फोन रिप्लेस करना ही होगा। तो फ्रेश डिमांड भी होगी, अपॉर्चुनिटी भी है, थ्रेट्स भी है, दोनों बातें, ठीक है। तो ये सारे पहलू हम लोग ध्यान में रखते हैं। अब दूसरी बात कि इंडस्ट्रियल एनालिसिस कैसे किया जाता है। टेक्निक्स यूज फॉर इंडस्ट्रियल एनालिसिस, टेक्निक्स यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एनालिसिस। तो कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, काफी सारी हैं। जनरली मैं सिर्फ यहाँ दो डिस्कस करूंगा। एक स्वॉट एनालिसिस, आप सबका सुना हुआ होगा स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, एस फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी और टी फॉर थ्रेट्स, ठीक है।
स्ट्रेंथ और वीकनेस आपका अपना इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मिलते हैं। अब स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है? स्ट्रेंथ का मतलब कि जहां कोई चीज आपके बहुत प्लस पॉइंट में है, ठीक है, उसे हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। स्ट्रेंथ का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमने कहा, मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अब जैसे सर्दियों का समय है और आप जो है अपनी स्किन पर लगाने के लिए एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम जेली। अभी पेट्रोलियम जेली से तो पता नहीं कितनों के समझ में आया नहीं आया, लेकिन अगर मैं वैसलीन बोल दूं तो एकदम से सबके समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोडक्ट है ना, उस प्रोडक्ट का नाम है पेट्रोलियम जेल, और वैसलीन एक कंपनी है जिसने पेट्रोलियम जेली बनाई शुरू में, और वो पॉपुलर हुई, और उसके बाद बहुत सारी कंपनियों ने उसको बनाया, लेकिन वो बिकता आज भी वैसलीन के नाम से। अगर आप किसी दुकान पर जाकर कहेंगे कि भैया मुझे पेट्रोलियम जेली दे दें, तो पता नहीं उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसको कहेंगे वैसलीन दे दें, तो वो आप समझ जाएगा कि आप क्या मांग रहे हैं, वो दे देगा कुछ और, उस पर वैसलीन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन कहेगा जी ये वैसलीन ही है, ठीक है। तो वैसलीन प्रोडक्ट का नाम ना होकर ब्रांड का नेम है, पेट्रोलियम जेली प्रोडक्ट का नाम है, लेकिन ब्रांड नेम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि उसने प्रोडक्ट नेम को ही रिप्लेस कर दिया। ये उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। एक ऐसा ही टाइम था जब ये कोल्ड ड्रिंक्स जो होती थी, ठीक है, तो उन कोल्ड ड्रिंक्स में चाहे आप कुछ भी पी रहे हैं, बोलते थे जी पेप्सी पी रहे हैं, ठीक है, या यूं बोलते थे जी कैंपा कोला पी रहे हैं। पहले कैंपा कोला प्रोडक्ट होता था, ठीक है, और इंडियन प्रोडक्ट्स था, उसको फिर जो है कह लीजिए कि कोक जो कंपनी है उसने उसको परचेज कर लिया। फिर कोक और पेप्सी को केवल दो ही कंपनी रहेगी कंपटीशन देने के लिए मार्केट में, ठीक है। तो जहां आपको ये लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, ठीक है, और ऐसा ही एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, टू व्हीलर्स, ये जो बाइक्स जो होती थी, ठीक है, इवन मैंने रूरल एरिया में देखा है, मैं अक्सर जाता रहता हूँ, तो मैंने महसूस किया कि वहां अभी तक भी ऐसा होता था कि कोई भी बाइक आई हो, ठीक है, वो बोलते थे जी एक हीरो होंडा आ गई, ठीक है, अब वो चाहे बजाज हो चाहे पल्सर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो बोलते थे एक हीरो होंडा आ गई। तो उस टाइम वो जो ब्रांड नेम है, ठीक है, हीरो होंडा, वो इतना पॉपुलर हो गया था कि उसने जो कह लीजिए कि जो प्रोडक्ट का जो नाम है उसको ही रिप्लेस कर दिया था। तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम आपकी स्ट्रेंथ को बताता है। आपके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी अच्छी है, आपके पास स्किल्ड लेबर पावर है, ठीक है, आपके पास अच्छे टेक्निकल स्टाफ है, आपके पास रिसर्च और जो कह लीजिए कि डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट फैसिलिटी है, ये सब आपकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस जो इसके अगेंस्ट हो, आपके पास पुअर लेबर सप्लाई है, आपके पास रॉ मटेरियल को लेकर प्रॉब्लम्स होती है, हर्डल्स होती है, आपकी वीकनेस है। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहले पहचानना पड़ता है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे लिए क्या है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है और थ्रेट्स भी हो सकती है। एक जो पर्टिकुलर सिचुएशन है कोविड है, लगभग सबके लिए थ्रेट्स लेकर आया, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर वाली कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आया, ठीक है। कौन जानता था इंडिया में कि वे मास्क लगाना जो थोड़ा सा फैशन जो महानगर वाले कुछ लोग लगा के घुमा करते थे, या नवंबर या दिसंबर के महीने में जब थोड़ी सी फॉग वगैरह बढ़ जाती थी तब कुछ लोग मास्क लगा लेते थे, अदरवाइज कौन मास्क लगा रहा था। आज हम सब लोग मास्क लगाकर जो है कह लीजिए कि बाजार में जा रहे हैं, तो आप देखिए इसकी जो डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ गई है, तो इनके लिए तो अपॉर्चुनिटी रही। यही चीज सैनिटाइजर को लेकर रही, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन, अब जो बहुत सारे लोगों ने जिनके पास कोई और रोजगार नहीं था, उन्होंने यही रोजगार शुरू कर लिया कि सिंपल सा कोई कपड़ा लिया, उस कपड़े को कटिंग की और उस पर जो है साइड में रबड़ लगाया, रबड़ को सिलाई की, और वो 15 या 20 रुपए में आराम से मास्क बिक जाता है मार्केट में, ठीक है। तो उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी की तरफ तरह लिया। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है, दोनों ही बातें हो सकती है, देखने का नजरिया, वही चीज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वही चीज हमारे लिए थ्रेट्स हो सकती है। जो दूसरों के लिए थ्रेट्स है, अगर हमारा जो कह लीजिए कि माइंडसेट अलग है, देखने का नजरिया अलग है, तो वो हम उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जरूर समझ लेना चाहिए। ठीक वैसे ही है जैसे कि नदी पार करें और सामने कह लीजिए कि बहुत बड़ा खजाना हो, ठीक है, और जाने के लिए नाव चलो आपके पास नहीं है, तो आप ये जरूर देख लीजिए कि पानी कितना गहरा है। तो क्या आपको तैरना आता है कि नहीं आता?
अब अगर आपको तैरना भी नहीं आता और पानी बहुत गहरा और आप एकदम कूद पड़े, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को मापे बिना सिर्फ उस बाहर की अपॉर्चुनिटी को देखकर अगर आप कूद पड़े तो आपका डूबना निश्चित है। इसलिए पहले ये देखिए कि ठीक है, बाहर आपको वो दूसरे किनारे पर आपको गोल्ड, आपको खजाना नजर आ रहा है, लेकिन क्या उस किनारे तक पहुंचने के लिए आपके पास पर्याप्त स्ट्रेंथ है या नहीं है। इसलिए स्ट्रेंथ, वीकनेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का हम एनालिसिस करते हैं। दिस इज कॉल्ड जो स्वॉट एनालिसिस। और इसी स्वॉट एनालिसिस के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज की जाती है इंडस्ट्रियल एनालिसिस में, आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इसको जरूर पढ़ा होगा, कि पोर्टर्स 5 फैक्टर एनालिसिस। मैं केवल ये 2 ही स्टडी करूंगा, डिस्कस करूंगा, पोर्टर्स 5 फैक्टर्स एनालिसिस। पोर्टर का 5 फैक्टर्स का विश्लेषण। पोर्टर कहता है कि ये 5 फैक्टर्स देख लीजिए, विलियम पोर्टर, कि इन 5 फैक्टर्स को देख लीजिए और इनके बेस पर आपको पता चल जाएगा कि एक इंडस्ट्री में कितनी गुंजाइश मौजूद है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए हर एक नजरिए से, उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोला, तो जनरली इंडस्ट्री का एनालिसिस है, फैक्ट्री एनालिसिस। तो उसमें पहला फैक्टर है दैट इज एंट्री ऑफ न्यू कंपिटिटर्स। एंट्री ऑफ न्यू कंपिटिटर, नए कंपिटिटर्स की एंट्री कितनी आसान है। अब आपने मोनोपोली को पढ़ा होगा, और मोनोपोली में कहते हैं कि न्यू एंट्री बहुत सिंपल नहीं होती, बहुत सरल नहीं होती। आज टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में अगर कोई एंटर करना चाहे, ठीक है, आप देखिए पहले कितनी सारी कंपनियां हुआ करती थी, कुछ के अगर मैं नाम बोलूं, ठीक है, पहले सबसे पहले BSNL होती थी, अभी भी है खैर ये तो, एयरटेल, ठीक है, फिर एक कंपनी आई थी एस्कोटेल, एस्कोटेल जो आज के टाइम में आइडिया बन गई। एक कंपनी आई थी हच, ठीक है, जो वोडाफोन हो गई। ठीक है, और आज के टाइम में ये दोनों भी इकट्ठी हो गई, वोडाफोन आइडिया के नाम से एक ही कंपनी है, VI इंडिया बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर इसके बाद रिलायंस इंडिया मोबाइल आई, आरकॉम, ठीक है, आरकॉम इंडस्ट्री, एयरसेल, ठीक है, एक दो और भी थे, शायद मैं उनके नाम भूल रहा हूँ। काफी सारी कंपनी एक साथ ही लगभग आ गई थी। ठीक है, वो एक तरह से पीक का दौर था इसका। फिर बाद में जियो आई, ठीक है, और जियो के आने के बाद जो डेटा लगभग आपको मिल रहा था भाई, 1 GB डेटा लगभग 250 रुपए का एक महीने के लिए, वो डेटा बहुत टाइम तक लगभग फ्री बांटा, और उसके बाद वो डेली 1 GB 2 GB डेटा आपको मिलने लगा। तो अब इन कंपनियों के लिए सरवाइव करने की कॉस्ट बढ़ने लगी। ठीक है, धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियां तो मार्केट से बाहर ही हो गई। ठीक है, आइडिया वोडाफोन है, इनकी भी हालात लगभग बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, दोनों इकट्ठी हो गई, कोलैबोरेशन हो गया, लेकिन अभी भी इनके लिए बहुत ज्यादा सरवाइव करना काफी मुश्किल है। तो कुल मिलाकर 3-4 कंपनियां रहेगी, BSNL, एयरटेल, ठीक है, और वोडाफोन आइडिया और जियो। अब यहाँ कोई नई इंडस्ट्री अगर एंटर करना चाहे तो वो केवल तब एंटर कर सके जब वो इतना ज्यादा उसके पास ह्यूज कैपिटल हो कि वो, जैसे जियो ने आकर सबको एक तरह से टक्कर दी, ठीक है, तो वो इस तरह की टक्कर दे सके, उस तरह का इन्वेस्टमेंट कर सके, कम कॉस्ट पर हैवी डेटा, हैवी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ठीक है, तभी वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो यहाँ अगर एक नई इंडस्ट्री एंटर कर रही है और आप उसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो भैया रिस्क ज्यादा है, रिटर्न के चांसेस कम है। तो न्यू कंपिटिटर्स की एंट्री कितनी आसान है, ठीक है, ये जरूर देखना चाहिए। और न्यू कंपिटिटर्स के साथ जो है मतलब साथ में ये भी देखा जाना चाहिए। अब देखिए, आप एग्जिस्टिंग कंपनी है और उसके आप इन्वेस्टर हो और वहां न्यू कंपिटिटर्स की एंट्री मुश्किल है, तो शायद आपके लिए रिटर्न ज्यादा आएगा। लेकिन मैंने आपको दोनों ही बताया कि बहुत हैवी कंपटीशन भी नुकसानदेह है, लेकिन बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं आता तो फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी वाली फीलिंग आ जाती है, फिर आप कुछ भी और ग्रो करने की, कुछ भी नया इन्वेंट करने की कोशिश ही नहीं करते। ठीक है, और वहां पर भी फिर रिटर्न की गुंजाइश कम हो जाती है। तो एक तो न्यू कंपिटिटर्स की एंट्री कितनी आसान है उसको देखिए। दूसरा, थ्रेट्स और सब्स्टिट्यूट्स। थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, कि जो प्रोडक्ट्स आप तैयार कर रहे हैं क्या उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है, क्या उसकी जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं।
ठीक है। प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का क्या कोई अल्टरनेटिव मौजूद है? प्लास्टिक बैन करने की बात हम बहुत बार करते हैं, लेकिन प्लास्टिक का जब तक कोई अच्छा अल्टरनेट नहीं मिल जाता तब तक प्लास्टिक इंडस्ट्री फलती फूलती रहेगी। ठीक है, तो जब तक उसका सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं हो जाता तब तक यूँ समझ लीजिए कि उस इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चाहे आप कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगा लें, वो चलती रहेगी, फलती फूलती रहेगी। हाँ, जिस दिन उसका एक इजी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो जाएगा उस दिन फिर उसके लिए थ्रेट्स उत्पन्न हो जाएगा। तो नया उस जो आप प्रोडक्ट्स अब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज क्यों सर्वाइव करती है हमेशा, क्योंकि जो दवाइयां हैं, ठीक है, उनकी जरूरत हमेशा बनी रहनी है और उनका सब्स्टिट्यूट अगर कोई नहीं है तो जाहिर सी बात है वो इंडस्ट्री जो वो हमेशा फलती फूलती रहेगी। ठीक, इसी तरह से बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर्स कितने हैं? ठीक है, सप्लायर्स कितने हैं और खरीदार कितने हैं? ठीक है, सप्लाई करने वालों की पावर कितनी है, खरीदार कितने हैं? अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि जो बेचने वाले हैं, सप्लाई करने वाले हैं, वो तो बहुत ज्यादा है और उनको खरीदने वाले इंडस्ट्रीज बहुत कम है। ठीक है, या तो मैं खरीदूंगा मिस्टर एक्स, या वाई खरीदेगा मिस्टर वाई, या जेड खरीदेगा, और ये बेचने वाले बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा? जाहिर सी बात है अब ये मुझसे बहुत ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकते, मैं अपनी शर्तों पर अपनी टर्म्स पर खरीदूंगा। आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे यूपी में या और जहां पर भी गन्ना ज्यादा होता है, ठीक है, गन्ना इंडस्ट्रीज, जहाँ शुगर इंडस्ट्रीज चलती है, वहाँ क्या होता है, वहाँ जो किसान हैं वो जो अपना जो गन्ना जो सप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो अक्सर जो है उनको जो शुगर इंडस्ट्रीज की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर सप्लाई करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि इस सीजन का वो सप्लाई करेंगे, अगले सीजन में उनको इसकी पेमेंट मिलेगी, और अगले सीजन में जो सप्लाई करेंगे उसकी पेमेंट उससे अगले सीजन में मिलेगी। ठीक है, तो इस पर इसका डिपेंड करता है। तो अगर सप्लायर्स बहुत ज्यादा मात्रा में, खरीदार कम है, तो उनके जो सप्लायर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर आपसी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ये मिस्टर ए है, ये कह रहा है भाई मैं तो ऐसे सप्लाई नहीं करता, तो बी कर देगा, बी भी नहीं करेगा तो सी कर देगा, सी भी नहीं करेगा तो डी कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स कैसी है। और अगला इससे आ जाएगा बार्गेनिंग पावर ऑफ, ये सप्लायर्स हैं, और परचेजर्स या बायर्स। ठीक है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, वाटर की। अब इनके सप्लाई करने वाले कौन है? गवर्नमेंट या एक आधी एक दो कंपनीज, ठीक है, तो या एलपीजी, ठीक है, अब या पेट्रोलियम, ठीक है। तो अब इनके खरीदार तो कितने हैं? बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन सप्लाई करने वाले बहुत कम है। तो यहाँ बायर्स की जो पावर है, बार्गेनिंग पावर, ना के बराबर। ठीक है, अगर दो तीन एलपीजी कंपनीज, ठीक है, और यूं कह देते कि हम तो ये चीज इस रेट पर बेचेंगे, तो उस रेट पर लेना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, अदरवाइज इसको बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर कर दिया जाए तो फिर तो बिल्कुल ही मनचाहे रेट पर बेचेंगे और फिर भी आपको खरीदनी पड़ेगी। तो बायर्स की बार्गेनिंग पावर अगर कम है तो इंडस्ट्री ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। बायर्स की इंडस्ट्री जो बार्गेनिंग पावर अगर बहुत ज्यादा हो, मान लो खरीदार बहुत कम हो, ठीक है, मान लीजिए बहुत सारी कंपनी हो ऐसी, और उसका जैसे कि मैं बात करता हूँ, किस तरह की बात करूँ, जैसे मैं स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह की बात करूँ, ठीक है, या और इस तरह के जो कोई प्रोडक्ट जहां खरीदार आपको इक्के दुक्के लोग ही मिलते हो, थोड़े बहुत लोग ही इसको, ग्रेफाइट इंडिया एक कंपनी है, ग्रेफाइट इंडिया, और एक और है मेरे को उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो ये क्या करती है, ग्रेनाइट की कुछ छड़े हैं, ठीक है, बार्स वो तैयार करती है, और उनको खरीदती कौन है? स्टील इंडस्ट्रीज ही उनको खरीदती है। जब स्टील इंडस्ट्रीज अपना जो प्रोडक्शन करती है ना, स्टील इंडस्ट्रीज में ग्रेफाइट्स की कुछ जो छड़े हैं वो यूज की जाती हैं। तो वो ये ग्रेफाइट और एक कंपनी और है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, ठीक है, तो ये कंपनी उसको सप्लाई करती है।
तो जहां अब ये इनको खरीदार कितनी कंपनियां, सिर्फ ये गिनी चुनी जो कंपनियां जो स्टील इंडस्ट्रीज में आती हैं, बस वो इसको, टाटा स्टील होगी और एक दो कंपनियां वो इसको खरीदती हैं। तो वहां बायर की परचेजिंग पावर, बायर की जो बार्गेनिंग पावर है वो बहुत अधिक हो जाएगी, ठीक है। और वहां इन कंपनीज को बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये अगर ये कंपनी अगर महंगा बेचती है तो दूसरी से ले लेगी, नहीं तो तीसरे से ले लेंगे, ठीक है। और लास्ट इसमें होता है राइवरली अमंग द एग्जिस्टिंग फार्म, अमंग एग्जिस्टिंग फॉर्म्स, कि जो कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा, कि जो फॉर्म्स मौजूद हैं जो अभी चल रही है उस इंडस्ट्री में, उनमें कंपटीशन किस तरह का, किस तरह का कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, कैसा है, ठीक है। एक टाइम आपने देखा होगा कि सर्फ एक्सेल वालों ने एक ऐड निकाली थी, ठीक है, और वो बाकायदा टाइड का नाम लेकर जो है वो थी कि भाई जो टाइड वाले तो इनका बेकार है, इंफीरियर है, ठीक है, और सर्फ एक्सेल बढ़िया है, ठीक है। इसी तरह से कोक और पेप्सिको के बीच में भी बहुत कट थ्रोट कंपटीशन रहा है। एक दो बार तो उन्होंने उसका जो नाम लेकर कोका कोला तो नहीं बोला, कोला कोला बोलकर, ठीक है, और इसी तरह से दूसरे ने भी। तो इस तरह का जो कंपटीशन जब बहुत हद तक कट थ्रोट वाले कंपटीशन की बात होती है, तो वहां पर भी कह लीजिए कि फिर ज्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। आजकल आप देख रहे होंगे पेप्सिको और कोक के बीच में जो एड आती है, लेकिन उसमें किसी दूसरे का नाम लेकर ऐसा कोई कट थ्रोट कंपटीशन नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? दोनों को समझ में आ गया कि अगर हम इतना कट थ्रोट कंपटीशन करेंगे तो दोनों में से कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकेगा। हम दो ही तो शेयर है मार्केट के, ठीक है, तो क्यों हम बहुत ज्यादा कंपटीशन दिखाएं, ठीक है। तो इस वजह से अब वो एक दूसरे की लेग पुलिंग वाला जो है वो कम कर दिया, सिर्फ अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो अपनी ऐड करते हैं, प्रचार करते हैं और प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। तो जब कंपटीशन राइवरली बहुत हाई होगी तो उस इंडस्ट्रीज में रिटर्न कम हो जाएगा, और जब वो बैलेंस होगी तो वहां रिटर्न्स की गुंजाइश ज्यादा होगी। तो ये फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर्स के बेस पर इंडस्ट्रीज का एनालिसिस किया जाता है, और वहां से आपको पता चलता है कि कौन सी इंडस्ट्री है जो मेरे लिए सूटेबल इंडस्ट्री कहलाएगी, ठीक है। और उस इंडस्ट्रीज का सिलेक्शन किया जाता है किस पर्पस से? इन्वेस्टमेंट के पर्पस से। तो आज हमने इंडस्ट्री एनालिसिस पढ़ा, और अब उस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि मैंने बताया, उन कंपनीज में से बेस्ट कंपनी मेरे लिए कौन सी रहेगी, वो सिलेक्शन कैसे होता है उसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे कंपनी एनालिसिस में, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एनालिसिस को आप करें, अच्छे से रिवाइज करें, समझें उसको, ठीक है, और हो सके तो इसके नोट्स